हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सी लैंग्वेज की सीरीज़ में। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर राम सर। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि डेटा को क्लासिफिकेशंस करने की क्यों नीड हुई, कौन कौन से डेटा होते हैं, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो जो आज का हमारा एजेंडा रहेगा वो एजेंडा है वाई क्लासिफिकेशंस ऑफ डेटा, डेटा टाइप्स और स्टेटमेंट्स। ये तीन जो टॉपिक्स हैं वो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर डेटा क्लासिफिकेशन की नीड क्यों हुई, डेटा क्लासिफिकेशन से क्या होता है। देखो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कांस्टेंट वाले वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि जो कांस्टेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। यानी हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, किसी ना किसी डेटा को मैनेज करता है। जैसे हमने कांस्टेंट वाले वीडियो के अंदर दो एग्जांपल देखे थे, एटीएम का और फोन बुक का। अब जब डेटा को मैनेज करते हैं तो वहां पर क्या होता है, अलग अलग टाइप का डेटा होता है। सर, डेटा को कैटेगराइज क्यों किया? अलग अलग टाइप से उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहला जो यहां पर इसकी जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। डेटा टाइप्स डिफाइन हाउ डिफरेंट डेटा इज हैंडल्ड because each type required unique storage and manipulation methods। यानी हम क्या कर सकते हैं, यहां पर डेटा को क्यों क्लासिफाइड किया, जो डेटा होता है उसको हैंडल करने के लिए हमें हमारे पास में स्टोरेज करने के लिए और मैनिपुलेशंस करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं। इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहां पर तीन मेजर फैक्ट्स निकल के आते हैं जिनकी वजह से हमने डेटा को क्लासिफाइड किया, डेटा को कैटेगराइज किया। देखो, जैसे एक एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं इसके अंदर कि हम एक प्रोग्राम बनाते हैं 2 नंबर को ऐड करने का। 2 नंबर को ऐड करने का एक प्रोग्राम बना रहे हैं हम। तो यूजर ने मान लो 2 नंबर एंटर किए, एक नंबर एंटर किया 5। अब ये जो नंबर एंटर किया, अब वो जो 2 नंबर का प्रोग्राम रन होगा तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए सबसे पहले वो प्रोग्राम कहां आएगा, वो प्रोग्राम आएगा रैम के ऊपर। रैम के ऊपर आने के बाद में जो इनपुट होगा, डेटा इनपुट होगा, वो स्टोर होगा यहां पर रैम के ऊपर। लेकिन वो कैसे स्टोर होगा, वो बाइनरी में होगा। तो जो 5 है इसका बाइनरी 101 होता है। तो यहां पर हमें डेटा को स्टोर करने के लिए 3 कैपेसिटर की नीड हुई। एक में चार्ज है, एक में नहीं है, फिर एक में चार्ज है। अगर यूजर ने मान लो यहां पर कोई वैल्यू दूसरी एंटर कर दी तो क्या होगा, तो फिर इसका हमारे पास में बाइनरी कोड कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो कंपाइलर इसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा तो यहां पर फिर इसकी कितने कैपेसिटर की नीड होगी, इसके लिए हमें यहां पर 5 कैपेसिटर की नीड होगी। 1 1 0 0 और 1। यहां पर ये 5 कैपेसिटर की नीड हुई, इसमें 3 कैपेसिटर की नीड हुई। बट यूजर ने कोई और नंबर एंटर कर दिया तो फिर इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम क्या करें यहां पर कि हमारे पास में ये जो डेटा है वो यहां स्टोर हो जाए। क्योंकि अगर आपने ये ऐसा सोचा, जैसे मान लो अगर हम देखें कि हम तो ये करेंगे कि जब हमारा प्रोग्राम रन होगा उसी टाइम पे हम कितनी मेमोरी कंज्यूम कर सकते हैं, ये देखेंगे। चलो इसको भी हम देख लेते हैं। आपका डेटा रैम पे लोड हुआ, आपने 5 एंटर किया, आपने मेमोरी पहले से ही रिजर्व नहीं करवाई। देखो, मैंने पहले वेरिएबल वाली वीडियो के अंदर बताया था कि जब भी हम यहां पर प्रोग्राम बनाते हैं तो उससे पहले हमें वेरिएबल बनाना पड़ता है। और वेरिएबल क्या करता है, पहले ही मेमोरी रिजर्व करता है कि हमें इतनी मेमोरी इस वेरिएबल के लिए चाहिए। मान लो वो मेमोरी रिलीज अगर हम रिजर्व नहीं करें उस टाइम पे, अगर मान लो सी लैंग्वेज को ऐसे बनाया जाता कि मेमोरी रिजर्व करने की नीड नहीं है, जब आपका प्रोग्राम रैम पर होगा उसी टाइम पे मेमोरी रिजर्व होगी। तो फिर उसमें क्या होगा, पहले आपका डेटा को देखा जाएगा, फिर वो डेटा यहां पर रैम में लोड होने से पहले यहां पर मेमोरी मिलेगी उसको, और फिर वो कन्वर्ट होगा और उसके बाद में प्रोग्राम रन होगा।
तो ऐसे तो ये जो प्रोग्राम रन होगा तो उसमें तो काफी टाइम लग जाएगा, यानी प्रोग्राम को रन होने में बहुत टाइम लगेगा, प्रोग्राम स्लो रन होगा। ये तो वही बात हो गई जैसे अगर अपन बात करें एक ट्रेन की, कि ट्रेन के अंदर जो सीट बनती है वो सीट एक स्टैंडर्ड साइज की होती है। प्रोग्रामर ने भी ऐसे ही सोचा कि हम एक स्टैंडर्ड साइज बना दें जिसके अंदर क्या होगा, जिस वेरिएबल को, जिस टाइप के डेटा को स्टोर करेंगे उसके अंदर उसकी एक स्टैंडर्ड साइज बना देंगे, और उस स्टैंडर्ड साइज के से ज्यादा लिमिट का डेटा यहां पर स्टोर होगा भी नहीं, उसे कम का आप करवा सकते हो। जैसे यहां पर एक डेटा कम था, एक डेटा ज्यादा था, तो वो डेटा स्टोर करवा सकते हो। कि जैसे ट्रेन के अंदर सीटें बनती है, सीटें एक स्टैंडर्ड साइज की होती है। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि ट्रेन के अंदर आप जा रहे हो, आप सीट रिजर्व करवाई आपने और सीट का आपने जाके देखा, तो जैसे मान लो सीट की साइज काफ़ी बड़ी है और आप काफ़ी दुबले पतले हो और आप उस सीट के ऊपर बैठोगे तो आप सोचोगे कि मेरे साथ में तो यहाँ पर एक बंदा और बैठ सकता है। तो क्या कारपेंटर आपकी सीट को जाके काट के आपके अकॉर्डिंग थोड़ी बनाएगा, या जो कारपेंटर है वो साथ साथ में रहेगा बंदों की कि वहाँ पर जितनी सीट की रिक्वायर होगी, नीड होगी, उतनी सीट हम बना दें? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो यहां पर भी हो जाता, लेकिन नहीं है। मेमोरी यहां पर भी अगर आप अगर मेमोरी यहां पर भी आप उस टाइम पर रिजर्व करवाते हो जब प्रोग्राम रन होता है, तो प्रोग्राम को रन होने में काफी टाइम लग जाएगा। इसलिए जो सी प्रोग्रामर्स हैं जिन्होंने सी को डेवलप किया, उन्होंने क्या सोचा कि हम क्यों न एक स्टैंडर्ड साइज बना दें अलग अलग डेटा की, कैटेगराइज कर दें कि इस टाइप का जो डेटा होगा उस टाइप के डेटा को हम इतनी मेमोरी देंगे। तो यहां पर मेमोरी साइज रिक्वायर्ड टू स्टोर डेटा, यानी हर एक डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी साइज की जरूरत होती है, और उस रीजन की वजह से भी हमने क्या किया, डेटा को कैटेगराइज किया। सेकंड अगर फैक्टर देखें, मेथड्स टू कन्वर्ट डेटा इनटू बाइनरी फॉर इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। अगर हम बात करें यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे हमने ली, तो उसको अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हो तो उसके कुछ मैथमेटिकल्स फॉर्मूले हैं। अगर हमारे पास में स्ट्रिंग है तो उसको अगर अपन बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते हैं तो उसके कुछ अलग मेथड्स हैं। तो मेथड्स डिफरेंट होने की वजह से अभी हमने क्या किया, डेटा को यहां पर कैटेगराइज किया। थर्ड अगर पॉइंट की बात करें अपन, काइंड ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन डेटा। यहां पर अगर अपन बात करें तो बहुत सारे टाइप्स के क्या है, ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं हर डेटा के ऊपर। जैसे दो डेटा है, जैसे सम वाला जो एग्जांपल हमने लिया, तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मल्टीप्लाई का भी हो सकता है। अब यहां पर दो स्ट्रिंग मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, जबकि दो नंबर मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो यहां पर जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए भी हमें डेटा को यहां पर कैटेगराइज करना पड़ा। तो तीन मेजर पॉइंट्स हमने देखे कि क्यों हमें डेटा को कैटेगराइज करना पड़ा। अगर अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहां पर डेटा टाइप्स, कि डेटा के टाइप कौन कौन से बनाए गए। तो डेटा के टाइप बनाए गए जब सी लैंग्वेज बनी उस टाइम पे डेटा के टाइप बनाए, कैर डेटा टाइप, इंट डेटा टाइप, फ्लॉट, डबल, ये वॉइड भी है जिसको अपन आगे देखेंगे जब फंक्शंस पढ़ेंगे। डेटा टाइप्स होते हैं ये। अब आपने इन नाम को पहले भी देखा होगा जब हम कीवर्ड पढ़ रहे थे। कीवर्ड के अंदर हमारे पास में ये सारे डेटा टाइप्स आए थे। देखो जो कीवर्ड है वो कीवर्ड यहां पर डेटा टाइप है, लेकिन सारे कीवर्ड डेटा टाइप नहीं है। जो कीवर्ड्स हैं वो सारे के सारे डेटा टाइप्स नहीं है, जो डेटा टाइप्स हैं वो सबके सब क्या है, कीवर्ड्स हैं। ये सारे डेटा टाइप्स कीवर्ड हैं, लेकिन कीवर्ड्स सारे के सारे डेटा टाइप्स नहीं है। ये चीज आपको पहले ही बताई थी। डेटा टाइप जब कीवर्ड आए थे तो कीवर्ड के अंदर मैंने उनको अलग अलग कैटेगराइज के अंदर करके आपको बताया था उस वीडियो के अंदर। तो यहां पर सबसे पहला हम देखते हैं कैर डेटा टाइप। ये कैरेक्टर कांस्टेंट को यहां पर स्टोर करता है। अब कैरेक्टर और कैर दोनों अलग अलग है। यहां पर अगर आप इसको कैरेक्टर बोलोगे तो आप गलत हो, क्योंकि कंपाइलर कैरेक्टर को नहीं पहचानता, कंपाइलर कैर डाटा टाइप को पहचानता। कैरेक्टर एक कांस्टेंट है जो केवल हम उसको समझ सकते हैं।
दूसरा है इंट। ये क्या करता है? इंटीजर कांस्टेंट को स्टोर करता है। फिर हमारे पास में नेक्स्ट है फ्लोट। ये फ्लोट वैल्यू को स्टोर करने का काम करता है। फिर है हमारे पास में डबल। डबल भी यहां पर क्या करता है? फ्लोट वैल्यू, यानी रियल कांस्टेंट को ये दोनों स्टोर करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम बाद में देखेंगे आगे, लेकिन ये दोनों क्या करते हैं? यहां पर रियल कांस्टेंट को स्टोर करने का काम करते हैं। तो ये है हमारे डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं, डेटा को, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, वो हम आगे वीडियो के अंदर देखेंगे। अभी हम यहां पर एक और जो हमारा पॉइंट बचा है स्टेटमेंट, वो हम यहां पर देखते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है? जो प्रोग्राम बनता है उस प्रोग्राम के जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, स्टेटमेंट्स आर इंस्ट्रक्शंस। जितने भी जो लाइंस होती हैं उन लाइंस के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे उन इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं? स्टेटमेंट। दैट ए कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स, जिनको कंप्यूटर क्या करता है? एग्जीक्यूट करने का काम करता है। उस प्रोग्राम के अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको क्या कहते हैं? स्टेटमेंट कहते हैं। अब यहां पर जो स्टेटमेंट होते हैं वो दो टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। पहला डिक्लेरेशन स्टेटमेंट और दूसरा होता है एक्शन स्टेटमेंट। अब डिक्लेरेशन स्टेटमेंट क्या होता है, इन चीजों को अपन डीपली आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होता है कंपाइलर के लिए लिखे जाने वाले स्टेटमेंट। सर कंपाइलर के लिए क्यों? क्योंकि कंपाइलर मैंने पहले बताया था वेरिएबल्स और फंक्शंस को, यानी आइडेंटिफायर को कंपाइलर नहीं पहचानता है। कंपाइलर केवल कीवर्ड के अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं उन कीवर्ड्स को पहचानता है। तो यहां डिक्लेरेशन के अंदर हम वेरिएबल लिखेंगे और फंक्शंस का उनका नाम लिखेंगे। तो जब भी हम फंक्शन बनाते हैं, जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं, जब भी हम एरे बनाते हैं, उन सब को हमें पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। अब डिक्लेयर कैसे करते हैं वो चीज हम देखेंगे यहां पर। जैसे मैंने मान लो एक इंट डेटा टाइप में यहां पर ले रहा हूं, एक वेरिएबल बनाया मैंने ए नाम का, और वो कैसा वेरिएबल है? इंट डेटा टाइप का वेरिएबल है। उसको अगर मैं कहीं यूज ले रहा हूं, जैसे मैं एक वैल्यू यूज ले रहा हूं a इज इक्वल 25, तो ये वैल्यू यूज लेने से पहले मुझे वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और वेरिएबल बनाने से पहले मुझे उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि मैं यहां पर इंट डेटा टाइप का यहां एक वेरिएबल ले रहा हूं जिसका नाम है a, और उसके अंदर कुछ वैल्यू लूंगा। ये पहले हमें बताना पड़ेगा कंपाइलर को। तो बताने के लिए, कंपाइलर को बताने के लिए, कंपाइलर को यहां पर जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं वो स्टेटमेंट होते हैं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स, जो हमेशा कंपाइलर के लिए लिखे जाते हैं। अब एक्शन स्टेटमेंट कौन से स्टेटमेंट होते हैं? एक्शन स्टेटमेंट डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के अलावा जितने भी जो प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट होते हैं वो सारे के सारे एक्शन स्टेटमेंट्स होते हैं। अब हम इन स्टेटमेंट्स को वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर समझेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।